हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं गोदान, और जिसके हमने 15 पार्ट पढ़ लिए हैं, जिसमें 14वें पार्ट में हम देखते हैं कि भाई आ, होरी के घर का अनाज बीत चुका है। पुनिया उनकी मदद करती है। उसके बाद में भोला महतो आ जाता है और वो उनके पैसे मांगता है, क्योंकि होरी ने ईख पेरने के बाद में पैसे देने का वायदा किया था, लेकिन होरी दे नहीं पाता है। भोला बैलों को खोल ले जाता है। रास्ते में दाता दीन पटेश्वरी कुछ लोग उन्हें रोकते हैं, लेकिन होरी कह देता है, भाई मैंने तो ये कहा था, इसके धर्म पे छोड़ दिया था। तो धर्म पे छोड़ करके भोला मैं तो है वो ले जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि भाई झुनिया को तुम निकाल दो तो ना मैं पैसे लूँगा ना मैं कुछ लूँगा, लेकिन वो झुनिया को नहीं निकालते। 15वें भाग में देखिए, सबसे पहले क्या देखते हैं कि लेखक है वो मालती के बारे में बताता है कि मालती बाहर से क्या है, तितली है, और भीतर से मधुमक्खी है। वो हंसती भी है तो किस लिए, कि क्योंकि इसके लिए उसको दाम मिलते हैं। वो हमेशा क्या करती है, चहकती रहती है। उसके पिताजी थे मिस्टर कॉल, जो कि दलाली का काम करते थे। जुबान से ही क्या करते थे, लाखों के वारे न्यारे करते थे। और एक बार क्या उनकी इच्छा थी कि भाई उनकी तीनों संतानें कहाँ पढ़ें, विदेश में पढ़ें, इंग्लैंड में पढ़ें, क्योंकि इंग्लैंड में पढ़ कर के कुछ आदमी कुछ और ही हो जाता है। लेकिन तीन संतानों में तीन लड़कियां थी। नंबर 1 पे थी मालती, नंबर 2 पे थी सरोज, और नंबर 3 पे थी वरदा। तो तीनों में से केवल एक लड़की ही विदेश में पढ़ने गई थी, मालती, और जो डॉक्टर पा करके अब लखनऊ में प्रैक्टिस कर रही थी। तो संध्या के समय पर तीनों में बातचीत होती है। मझली बहन का नाम था सरोज, वो क्या है, उसको हर चीज़ से चिढ़ थी। दूसरी जो थी वर्धा, वर्धा को इस बात से चिढ़ थी क्योंकि सारा घर है वो सरोज को हाथों ही हाथों लिए फिरता है। बातचीत होती है, तब मालती बताती है कि भाई उनका तो क्या है, वीमेंस लीग में भाषण होने वाला है। वीमेंस लीग मालती ने खोली थी, जिसमें सारे शहर की बड़ी बड़ी घरानों की औरतें हैं वो शामिल थी। ठीक है। और वहाँ पर मेहता जी का भाषण होने वाला था। अब भाषण होने के लिए तैयार है, भीड़ है वो जमा हो उठती है। ऐसा लग रहा है कि हॉल है वो फटने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ आपके राय साहब भी आए हैं, मिर्जा जी भी आए हैं, ओंकार नाथ संपादक भी आए हैं। मेहता जी का भाषण है वो शुरू होता है। तभी आ, वो कहते हैं कि भाई आप तो क्या है, श्रद्धा की और त्याग की, समर्पण की देवी हैं। पुरुष क्या चाहता है, हिंसा करता है, संग्राम चाहता है, युद्ध लड़ता है। तो आजकल क्या है, मैं देखता हूँ कि भाई बहुत सारी औरतों ने पुरुष के क्षेत्र में आना शुरू कर दिया है। स्त्री को पुरुष के कर्म में रत देख करके और पुरुष को स्त्री के कर्म में रत देख करके मुझे बहुत दुख होता है। इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन जो ओंकारनाथ जी हैं वो कहते हैं कि भाई ये बातें कुछ नहीं है, ये तो केवल फंसाने का चंगुल है, और ये बातें कोई नहीं है, पुरानी बातें ही हैं, नया इनमें कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि भाई मैं प्राणियों के विकास के लिए स्त्री के पद को पुरुषों के पद से श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि मनुष्यों ने केवल हिंसा करने के, आदमी को मशीनों का गुलाम बनाने के, और किया क्या है, वैज्ञानिकों ने या कुछ भी, किसी ने, मनुष्य ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि सृष्टि में क्या हो, शांति हो, सुलह पैदा हो। तो इस प्रकार की बातें वो कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो ओंकारनाथ जी हैं वो भी उनकी क्या है, बुराई कर रहे होते हैं कि ये क्या है, पुरानी ही बातें इनके कह रही हैं, सड़ी गली बातें हैं। लेकिन राय साहब कहते हैं कि भाई पुरानी बात भी यदि आत्मबल से कही जाए तो वो क्या हो जाती है, नई हो जाती है। तो इस प्रकार है। मेहता जी कहते हैं कि भाई जितने भी दार्शनिक वैज्ञानिक हुए सब पुरुष थे, जितने महात्मा हुए वे पुरुष थे, सभी योद्धा, राजनीति के आचार्य, बड़े बड़े नाविक, वो सब पुरुष थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, संसार में रक्त की नदियाँ बहाई, वैमनस्य की आग भड़काई, गर्दनें कटवाई, ठीक है, मशीनों का आदमी को गुलाम बना दिया। इसके अलावा इस संस्कृति में शांति कहाँ किसी ने बताई।
तो इस प्रकार की बातें कहते हैं। आगे कहते हैं कि भाई जब स्त्री है वो पुरुष जब स्त्री के गुणों को अपना लेता है तो वो महात्मा बन जाता है, और जब स्त्री पुरुष के गुणों को अपना लेती है तो वो उल्टा बन जाती है। इस प्रकार की बातें हैं कि भाई कोई बाज है वो चिड़ियों का शिकार देख करके हंस को ये शोभा नहीं देगा कि मानसरोवर की आनंदमयी शांति को छोड़ करके वो क्या है, बाज की तरह चिड़ियों का शिकार कर ले। हालांकि खूब कोशिश करने पर वो थोड़ा बहुत बाज बन सकता है, लेकिन ये पक्की बात है कि वो हंस नहीं रहेगा और ना तो पूरी तरह बाज बन पाएगा। तो ये इस तरह की बातें हैं मेहता जी अपने भाषण में कह रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है भाई स्त्रियों को विद्या की जरूरत नहीं है और पुरुषों से भी ज़्यादा है, लेकिन उस विद्या का उपयोग किस में होना चाहिए, शांति में और सेवा में होना चाहिए। सबसे बड़ा भाव है सेवा का। यदि सेवा का भाव नहीं होगा तब तक जो हमारा विवाह एक सामाजिक है तो वो टिक नहीं पाएगा, विवाह विच्छेद आपका होकर रहेगा। जिस शादी में सेवा का भाव नहीं है तो वहाँ पर जल्दी ही उसकी क्या है, यथार्थता सामने आ जाती है। सेवा से ही कुछ ना कुछ चल सकता है। तो इस प्रकार की बातें हैं वो कर रहे होते हैं। ठीक है। सरोज है वो भी अपनी विद्रोह को प्रकट करती है थोड़ा बहुत। ठीक है, कि भाई वो कहती है कि भाई अब हम प्रेम के आधार पर विवाह करेंगे। मेहता जी कहते हैं कि भाई जिसे तुम प्रेम कहती हो वो केवल क्या है, अय्यासी है और उद्दीप्त लालसा का विकृत रूप है। संन्यास जैसे संन्यास केवल भीख मांगने का संस्कृत रूप होता है। इस प्रकार मेहता जी का भाषण है वो समाप्त हो जाता है। राय साहब मेहता को बधाई देते हैं और वो कहते हैं कि मैं आपके एक एक शब्द से सहमत हूँ। मालती भी हंसती है और इस तरह से वो सारे विद्वान चले जाते हैं। मालती कहती है कि भाई आज आपको तो मेरे साथ में चलना पड़ेगा, घर पे चलना पड़ेगा, मैं आपको अपने पिताजी से मिलवाती हूँ और आप खाना भी खा करके जाइएगा। ठीक है, मेहता नानुकुर करके उनकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। एक क्षण के बाद में मालती और मेहता में बातचीत होती है कि भाई जो खन्ना साहब मेहता जी पूछते हैं, जो खन्ना साहब हैं वो तो अपनी बीवी को मारा करते हैं, आप उन्हें समझाइए। मालती कहती है कि भाई कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, उसमें उनकी पत्नी की भी क्या है, गलती है। वो कहते हैं मैं तो समझता नहीं वो पता नहीं किस तरह के आदमी है। कोई भी आदमी यदि औरत की गलती भी है तो उस औरत को मार कैसे सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें कह रही हैं कि भाई उनकी जितनी खन्ना जी क्या है, तुम पे जितना आकर्षित हैं, तुम पर जितनी भक्ति है तो आप उनको जरूर समझा सकती हैं। मालती कहती है कि आपने अभी तक क्या है उनकी पत्नी गोविंदी देवी को पहचाना नहीं है। वो बहुत भोली वाली शांत है, लेकिन उन्होंने मुझसे ऐसी ऐसी बातें कही हैं, ऐसे ऐसे आघात किए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। उसके बाद में बातचीत होती है कि भाई आप उनके प्रति यदि वो करें भी तो उसमें उनका कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि खन्ना जी आपके प्रति आकर्षित हैं। यदि मेरी पत्नी और मेरे बीच में कोई अगर तीसरा व्यक्ति आएगा तो मैं उसको गोली मार दूंगा या अपने आप को मार लूंगा। तो ऐसे ही अधिकार है, यदि मेरी और उसके बीच में यदि कोई स्त्री आए तो मेरी पत्नी को भी जो चाहे वो करे, उसका अधिकार है। तो इस प्रकार की बातचीतें वो कर रहे होते हैं। मेहता जी कहते हैं कि आपके बारे में लोगों का क्या है ख्याल है, आप उनसे थोड़ा दूर रहिए। वो कहती है कि भाई मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं समझती, लेकिन लोगों का क्या है वो तो समझेंगे। तो यदि खन्ना जी आएंगे तो मैं उन्हें धुतकार नहीं सकती। और उसको इस बात का दुख होता है कि सारी दुनिया मेरे को समझती है, लेकिन आप भी इसी प्रकार की बातें समझते हैं। इसके बाद में वो बिल्कुल आवेश में आ जाती है, रोने लगती है और गाड़ी से उतर करके सीधे घर में घुस जाती है। उसे ये भी याद नहीं रहता है कि मैंने मेहता को अपने घर पे अपने पिता से मिलवाने के लिए लाई थी और उनको खाने का न्योता दिया था। इस प्रकार है, यहाँ पर हमारा 15वां भाग है वो समाप्त हो जाता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं दोस्तों 16वें भाग को। राय साहब को जब खबर मिली कि इलाके में वारदात हो गई है और होरी से गांव के पंचों ने जुर्माना वसूल कर लिया है, तो फौरन नोखेराम को बुलाकर जवाब तलब किया। क्यों उन्हें इसकी इत्तला नहीं दी गई? ऐसे नमक हराम दगाबाज आदमी के लिए उनके दरबार में जगह नहीं है। नोखेराम ने इतनी गालियां खाई तो जरा गर्म होकर बोले, मैं अकेला थोड़े ही था, गांव के और भी पंच भी तो थे, मैं अकेला क्या कर लेता।
राय साहब ने उनकी तोंद की तरफ भाले जैसी नुकीली दृष्टि से देखा। मत बको जी, तुम्हें उसी वक्त कहना चाहिए था, जब तक सरकार को इत्तला ना हो जाए। मैं पंचों को जुर्माना ना वसूल करने दूंगा। पंचों को मेरे और मेरी रियाया के बीच में दखल देने का हक क्या है? इस डांड बांध के सिवा इलाके में और कौन सी आमदनी है? वसूली सरकार के घर गई। बकाया आदमियों ने दबा लिया बकाया असामियों ने दबा लिया। तब मैं कहाँ जाऊँ? क्या खाऊं तुम्हारा सिर? यह लाखों रुपए साल के खर्च कहाँ से आए? खेद है कि 2 पुश्तों से कारिंदीगिरी करने पर मुझे आज तक तुम्हें ये बात बतलानी पड़ती है। कितने रुपए वसूल हुए थे होरी से? तो राय साहब को बुरा इसलिए नहीं हो रहा है कि भाई राय साहब क्या है कि होरी से क्या है डांड ले ली गई, बल्कि चक्कर यह है कि जो डांड है वो तो किसको चली गई? सरकार को चली गई, मुझको कुछ नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? वसूली है वो सरकार घर गई, बकाया असामियों ने दबा लिया। अब मैं क्या करूं? कहाँ से ये लाखों रुपए का साल का खर्च है वो आए? तो मुझको बता देते तो मैं अपनी तरफ से उसको हैंडल करता। नोखेराम ने सिटपिटाकर कहा, 80 रुपये नगद? नगद उसके पास कहाँ थे हुजूर? कुछ अनाज दिया, बाकी अपना घर लिखा दिया। राय साहब ने स्वार्थ का पक्ष छोड़कर होरी का पक्ष लिया। अच्छा, तो आपने और बगुला भगत पंचों ने मिलकर मेरे एक मातबर असामी को तबाह कर दिया। मैं पूछता हूँ, तुम लोगों को क्या हक था मेरे इलाके में मुझे इत्तला दिए बगैर मेरे असामी से जुर्माना वसूल करते? इसी बात पर अगर मैं चाहूँ तो आपको उस जालिए पटवारी और धूत पंडित को 7-7 साल के लिए जेल भिजवा सकता हूँ। आपने समझ लिया है कि आप ही इलाके के बादशाह हैं। मैं कह देता हूँ आज शाम तक जुर्माने की पूरी रकम मेरे पास पहुँच जाए, वरना बुरा होगा। मैं एक एक से चक्की पिसवा कर छोड़ूंगा। जाइए, हाँ, होरी को और उसके लड़के को मेरे पास भेज दीजिएगा। नोखीराम ने दबी जबान से कहा, उसका लड़का तो गांव छोड़कर भाग गया। जिस रात को यह वारदात हुई उसी रात को भागा। राय साहब ने रोष से कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हें मालूम है झूठ से मेरे बदन में आग लग जाती है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई युवक अपनी प्रेमिका को उसके घर में लाकर फिर खुद भाग जाए। अगर उसे भागना ही होता तो वह उस लड़की को क्यों लाता? तुम लोगों की इसमें भी जरूर कोई शरारत है। तुम गंगा में डूब कर भी अपनी सफाई दो मानने का नहीं। तुम लोगों ने अपनी समाज की प्यारी मर्यादा की रक्षा के लिए उसे धमकाया होगा। बेचारा भाग ना जाता तो क्या करता? नोखेराम इसका प्रतिवाद ना कर सके। मालिक जो कुछ कहे वह ठीक है। वह यह भी ना कह सके कि आप खुद चलकर झूठ सच सच की जांच कर लें। बड़े आदमियों का क्रोध पूरा समर्पण चाहता है, अपने खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। तो देखिए क्या चाह रहे हैं, कितनी बड़ी बात कही है कि बड़े आदमी हैं, उनका अहंकार है, ईगो बड़ा होता है, और वो जब मान लीजिए उन्हें क्रोध आ जाता है, वो कुछ कहे सुन रहे होते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि दूसरा है वो केवल चुप रह करके सुने। कुछ भी यदि बोलेगा तो उन्हें और ज़्यादा बुरा लगता है। तो पूरा समर्पण चाहता है। पंचों ने राय साहब का यह फैसला सुना तो नशा हिरन हो गया। अनाज तो अभी तक ज्यों का त्यों पड़ा था, पर रुपए तो कब के गायब हो गए। होरी का मकान रेहन लिखा गया था, पर उस मकान को देहात में कौन पूछता था? जैसे हिंदू स्त्री पति के घर की स्वामिनी है और पति त्याग दे तो कहीं की नहीं रहती, उसी तरह यह घर होरी के लिए लाख रुपए का है, पर उसकी असली कीमत कुछ भी नहीं। और इधर राय साहब बिना रुपए लिए मानने के नहीं, यह होरी जाकर रोया होगा। पटेश्वरी लाल सबसे ज्यादा भयभीत थे। उनकी तो नौकरी ही चली जाएगी। चारों सज्जन इस गहन समस्या पर विचार कर रहे थे, पर किसी की अक्ल काम ना करती थी। एक दूसरे पर दोष रखता था। फिर खूब झगड़ा हुआ। पटेश्वरी ने अपने लंबी शंकाशील गर्दन हिलाकर कहा, मैं मना करता था कि होरी के विषय में हमें चुप्पी साध कर रह जाना चाहिए। गाय के मामले में सबको तावान देना पड़ा, इस मामले में तावान ही से गलाना छूटेगा। तावान कहाँ देना पड़ा था? थानेदार को देना पड़ा था, मर गई थानेदार लेकर गया था। नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, मगर तुम लोगों के रुपए की पड़ी थी, निकालो 20-20 रुपए। अब भी कुशल है, कहीं राय साहब ने रपट कर दी तो सब जने बंद जाएंगे। दाता दीन ने ब्रह्म तेज दिखाकर कहा, मेरे पास 20 रुपए की जगह 20 पैसे भी नहीं है। ब्राह्मणों को भोज दिया गया, होम हुआ, क्या इसमें कुछ खर्च नहीं हुआ? राय साहब की हिम्मत है कि मुझे जेल ले जाएं, ब्रह्म बनकर घर का घर मिटा दूंगा। अभी उन्हें किसी ब्राह्मण से पाला नहीं पड़ा। झिंगुरी सिंह ने भी कुछ इसी आशय के शब्द कहे। वह राय साहब के नौकर नहीं है। उन्होंने होरी को मारा नहीं, पीटा नहीं, कोई दबाव नहीं डाला। होरी अगर अपना प्रायश्चित करना चाहता था
तो उन्होंने इसका अवसर दिया। इसके लिए कोई उन पर अपराध नहीं लगा सकता, मगर नोखीराम की गर्दन इतनी आसानी से न छूट सकती थी। यहाँ मज़े से बैठे राज करते थे। वेतन तो 10 रुपये से ज़्यादा न था, पर 1,000 साल की ऊपर की आमदनी थी। सैकड़ों आदमियों पर हुकूमत, 4-4 प्यादे हाजिर, बेगार में सारा काम हो जाता था। थानेदार तक कुर्सी देते थे। यह चैन उन्हें और कहाँ था। और पटेश्वरी तो नौकरी के बदौलत महाजन बने हुए थे। कहाँ जा सकते थे। 2-3 दिन इसी चिंता में पड़े रहे कि कैसे इस विपत्ति से निकलें। आखिर उन्हें एक मार्ग सूझ ही गया। कभी कभी कचहरी में उन्हें दैनिक बिजली देखने को मिल जाती थी। यदि एक गुमनाम पत्र उसके संपादक की सेवा में भेज दिया जाए कि राय साहब किस तरह असामियों से जुर्माना वसूल करते हैं, तो बच्चा को लेने के देने पड़ जाए। नोखीराम भी सहमत हो गए। दोनों ने मिलकर किस तरह एक पत्र लिखा और रजिस्ट्री भेज दिया। अब देखिए, ओंकारनाथ तो पहले से ही इनके प्रति क्या है, खार खाए बैठे थे। तो इस प्रकार क्या है, पत्र मिलने पर वो जरूर इनको रगे देंगे। संपादक ओंकारनाथ तो ऐसे पत्रों की ताक में रहते थे। पत्र पाते ही तुरंत राय साहब को सूचना दी। उन्हें एक ऐसा समाचार मिला है जिस पर विश्वास करने की उनकी इच्छा नहीं होती, पर संवाददाता ने ऐसे प्रमाण दिए कि सहसा अविश्वास भी नहीं किया जा सकता। क्या यह सच है कि राय साहब ने अपने इलाके के एक असामी से 80 रुपये तावान इसलिए वसूल कर लिए कि उनके पुत्र ने एक विधवा को घर में डाल लिया था। संपादक का कर्तव्य उन्हें मजबूर करता है कि वह इस मामले की जांच करें और जनता के हितार्थ उसे प्रकाशित कर दें। राय साहब इस विषय में जो कुछ कहना चाहें, संपादक जी उसे भी प्रकाशित कर देंगे। संपादक दिल से चाहते थे कि यह खबर गलत हो, लेकिन उसमें कुछ भी सत्य हुआ तो उन्हें प्रकाश में लाने के लिए विवश हो जाएंगे। मैत्री उन्हें कर्तव्य पथ से नहीं हटा सकती। राय साहब ने यह सूचना पाई तो सिर पीट लिया। पहले तो उनकी ऐसी उत्तेजना हुई कि जाकर ओंकारनाथ को गिनकर 50 हंटर जमाए और कह दे कि जहाँ वह पत्र छापना, वहाँ वे समाचार भी छाप देना। लेकिन इसका परिणाम सोचकर मन को शांत किया और तुरंत उनसे मिलने चले। अगर देर की और ओंकारनाथ ने वह संवाद छाप दिया तो उनके सारे यश की कालिमा पुत जाएगी। ओंकारनाथ सैर करके लौटे थे और आज के पत्र के लिए संपादकीय लेख लिखने की चिंता में बैठे हुए थे, पर मन पक्षी की भांति अभी उड़ा उड़ा फिरता था। उनकी धर्म पत्नी ने रात में उन्हें कुछ ऐसी बातें कह डाली थीं जो अभी तक कांटों की तरह चुभ रही थीं। उन्हें कोई दरिद्र कह ले, अभागा कह ले, बुद्धू कह ले, वह जरा भी बुरा ना मानते थे, लेकिन यह कहना कि उनमें पुरुषत्व नहीं है। तो क्या है, देखिए क्या कह रही, यह उनके लिए असह्य था। और फिर उनकी पत्नी को यह कहने का क्या हक है। उससे तो यह आशा की जाती है कि कोई इस तरह का आक्षेप करे तो उसका मुंह बंद कर दे। बेशक वह ऐसी खबरें नहीं छापते, ऐसी टिप्पणियां नहीं करते कि सिर पर कोई आफत आ जाए। फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। इन काले कानूनों के युग में वह और कर ही क्या सकते हैं, मगर वह क्यों सांप के बिल में हाथ नहीं डालते। इसलिए तो उनके घर वालों को कष्ट न उठाने पड़े और उनकी सहिष्णुता का उन्हें यह पुरस्कार मिल रहा है। क्या अंधेर है, उनके पास रुपए नहीं हैं। उनके पास रुपए नहीं हैं तो बनारसी साड़ी कैसे मंगा दें। डॉक्टर सेठ और प्रोफेसर भाटिया, ना जाने किस किस की स्त्रियां बनारसी साड़ी पहनती हैं, तो वह क्या करे। उनकी खुद तो यह आदत है कि किसी बड़े आदमी से मिलने जाते हैं तो मोटे से मोटा कपड़ा पहन लेते हैं, और कोई कुछ आलोचना करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार रहते हैं। उनकी पत्नी में क्यों वही आत्माभिमान नहीं है। वह क्यों दूसरों की ठाट बाट देखकर विचलित हो जाती है। उसे समझना चाहिए कि वह एक देशभक्त पुरुष की पत्नी है। देशभक्त के पास अपनी भक्ति के सिवा और क्या संपत्ति है। इस विषय को आज के अग्रलेख का विषय बनाने की कल्पना करते करते उनका ध्यान राय साहब के मुआवले की ओर जा पहुंचा। राय साहब सूचना का क्या उत्तर देते हैं, यह देखना है। अगर वह अपनी सफाई देने में सफल हो जाते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वह यह समझे कि ओंकारनाथ दबाव, भय, मुलाहजे में आकर अपने कर्तव्य से मुंह फेर लेंगे, तो यह उनका भ्रम है। इस सारे तप और साधन का पुरस्कार उन्हें इसके सिवा और क्या मिलता है कि अवसर पड़ने पर वह इन कानूनी डकैतों का भंडाफोड़ करें। उन्हें खूब मालूम है कि राय साहब बड़े प्रभावशाली जीव हैं। कौंसिल के मेंबर तो हैं ही, अधिकारियों में भी उनका काफ़ी रसूख है। वह चाहे
तो उन पर झूठे मुकदमे चलवा सकते हैं, अपने गुंडों से राह चलते पिटवा सकते हैं, लेकिन ओंकार इन बातों से नहीं डरता। जब तक उसकी देह में प्राण है वह आतताइयों की खबर लेता रहेगा। सहसा मोटर कार की आवाज़ सुनकर वह चौंके, तुरंत कागज लेकर अपना लेख आरंभ कर दिया और एक ही क्षण में राय साहब ने उनके कमरे में कदम रखा। ओंकार नाथ ने ना उनका स्वागत किया, ना कुशल क्षेम पूछा, ना कुर्सी दी। उन्हें इस तरह देखा मानो कोई मुलजिम उनकी अदालत में आया हो, और रौब से मिले एक सूहे सर में पूछा, आपको मेरा पुर्जा मिल गया था? मैं वह पत्र लिखने के लिए बाध्य नहीं था। मेरा कर्तव्य यह था कि स्वयं उसकी तहकीकात करता, लेकिन मुरौबत में सिद्धांतों की कुछ न कुछ हत्या करनी ही पड़ती है। क्या उस संवाद में कुछ सत्य है? राय साहब उसका सत्य होना अस्वीकार न कर सके। हालांकि अभी तक उन्हें जुर्माने के रुपए नहीं मिले थे और वह उनके पाने से साफ इनकार कर सकते थे, लेकिन वह देखना चाहते थे कि यह महाशय किस पहलू पर चलते हैं। ओंकार नाथ ने खेद प्रकट करते हुए कहा, तब तो मेरे लिए उस संवाद को प्रकाशित करने के सिवा और कोई मार्ग नहीं है। मुझे इसका दुख है कि मुझे अपने एक परम हितैषी मित्र की आलोचना करनी पड़ रही है, लेकिन कर्तव्य के आगे व्यक्ति कोई चीज नहीं। संपादक अगर अपना कर्तव्य न पूरा कर सके तो उसे इस आसन पर बैठने का कोई हक नहीं है। राय साहब कुर्सी पर डट गए और पान की गिलोरियां मुंह में भरकर बोले, लेकिन यह आपके हक में अच्छा ना होगा। मुझे जो कुछ होना है पीछे होगा, आपको तत्काल दंड मिल जाएगा। अगर आप मित्रों की परवाह नहीं करते तो मैं भी उसी कैडे का आदमी हूँ। ओंकारनाथ ने शहीद का गौरव धारण करके कहा, इसका तो मुझे कभी भय नहीं हुआ। जिस दिन मैंने पत्र संपादक का भार लिया उसी दिन प्राणों का मोह छोड़ दिया, और मेरे समीप एक संपादक की सबसे शानदार मौत यही है कि वह न्याय और सत्य की रक्षा करता हुआ अपना बलिदान कर दे। अच्छी बात है, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। मैं अब तक आपको मित्र समझता आया था, मगर वह आप लड़ने को ही तैयार हैं तो लड़ाई ही सही। आखिर मैं आपके पत्र को पंचगुना चंदा क्यों देता हूँ? केवल इसीलिए कि वह मेरा गुलाम बना रहे। मुझे परमात्मा ने रईस बनाया है। 75 रुपये देता हूँ इसलिए कि आपका मुंह बंद रहे। जब आप घाटे का रोना रोते हैं, सहायता की अपील करते हैं, ऐसी शायद ही कोई तमाही जाती हो जब आपकी अपील ना निकलती हो, तो मैं ऐसे मौके पर आपकी कुछ ना कुछ मदद कर देता हूँ। किस लिए? दीपावली, दशहरा, होली में आपके यहाँ बेना बेचता हूँ, साल में 25 बार आपकी दावत करता हूँ। किस लिए? आप रिश्वत और कर्तव्य दोनों साथ साथ नहीं निभा सकते। ओंकारनाथ उत्तेजित होकर बोले, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। राय साहब ने फटकारा, अगर यह व्यवहार रिश्वत नहीं है तो रिश्वत क्या है? जरा मुझे समझा दीजिए। क्या आप समझते हैं आपको छोड़कर और सभी गधे हैं जो निस्वार्थ भाव से आपका घाटा पूरा करते हैं? निकालिए अपनी बही और बतलाइए अब तक आपको मेरी रियासत से कितना माल मिल चुका है। मुझे विश्वास है हजारों की रकम निकलेगी। अगर आपको स्वदेशी स्वदेशी चिल्लाकर विदेशी दवाओं और वस्तुओं की विज्ञापन छापने में शर्म नहीं आती, तो मैं अपने असामियों से डांड, तावान और जुर्माना लेते शर्माऊं? यह न समझिए कि आप ही किसानों के हित का बीड़ा उठाए हैं। मुझे किसानों के साथ जलना मरना है, मुझसे बढ़कर दूसरा उनका हितैषी नहीं हो सकता। लेकिन मेरी गुजर कैसे हो? अफसरों की दावतें कहाँ से दूं? सरकारी चंदे कहाँ से दूं? खानदान के सैकड़ों आदमियों की ज़रूरतें कैसे पूरी करूं? मेरे घर का क्या खर्च है यह शायद आप जानते हैं। तो क्या मेरे घर में रुपए फलते हैं? आएगा तो असामियों के ही घर से। आप समझते होंगे जमींदार और ताल्लुकेदार सारे संसार का सुख भोग रहे हैं, उनकी असली हालत का आपको ज्ञान नहीं। अगर वह धर्मात्मा बनकर रहें तो उनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। अफसरों को डालियां ना दें तो जेल खाना घर हो जाए। हम बिच्छू नहीं है कि अनायास ही सबको डंक मारते फिरें। न गरीबों का गला दाबना कोई बड़े आनंद का काम है, लेकिन मर्यादाओं का पालन तो करना ही पड़ता है। जिस तरह आप मेरी रईसी का फायदा उठाना चाहते हैं, उसी तरह और सभी हमें सोने की मुर्गी समझते हैं। आइए मेरे बंगले पर दिखाऊं कि सुबह से शाम तक कितने निशाने मुझ पर पड़ते हैं। कोई कश्मीर से साल दुसाला लिए चला आ रहा है, कोई इत्र और तंबाकू का एजेंट है, कोई पत्रिकाओं का, कोई जीवन बीमे का, कोई ग्रामोफोन लिए सिर पर सवार है, कोई कुछ। चंदे वाले तो अनगिनती। क्या सबके सामने अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाऊं? ये लोग मेरे द्वार पर दुखड़ा सुनाने आते हैं मुझे उल्लू बनाकर मुझसे कुछ ऐंठने के लिए। आज मर्यादा का विचार छोड़ दूं तो तालियां पिटने लगे, हुक्काम को डालियां ना दूं तो बागी समझा जाऊं, तब आप अपने लेखों में मेरी रक्षा ना करेंगे। कांग्रेस में शरीक हुआ उसका तावान अभी तक देता आता हूँ। काली किताब में नाम दर्ज हो गया। मेरे सिर पर कितना कर्ज है यह भी कभी आपने पूछा है?
अगर सभी महाजन डिग्रियां करा लें तो मेरे हाथ की अंगूठी तक बिक जाएगी। आप कहेंगे क्यों यह आडंबर पालते हो? कहिए 7 पुश्तों से जिस वातावरण में पला हूँ उससे अब नहीं निकल सकता। घास छीलना मेरे लिए असंभव है। आपके पास जमीन नहीं, जायदाद नहीं, मर्यादा का झमेला नहीं, आप निर्भीक हो सकते हैं, लेकिन आप भी दुम दबाए बैठे रहते हैं। आपको कुछ खबर है अदालतों में कितनी रिश्वतें चल रही हैं, कितने गरीबों का खून हो रहा है, कितनी देवियां भ्रष्ट हो रही हैं। है बूता लिखने का, सामग्री मैं देता हूँ प्रमाण सहित। ओंकारनाथ कुछ नरम होकर बोले, जब कभी अवसर आया है मैंने कदम पीछे नहीं हटाया। राय साहब भी कुछ नर्म हुए। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि 2-1 मौक़ों पर आपने जवाबमर्दी दिखाई है, लेकिन आपकी निगाह हमेशा अपने लाभ की ओर रही है, प्रजाहित की ओर नहीं। आंखें ना निकालिए और ना मुंह लाल कीजिए। जब कभी आप मैदान में आए हैं उसका शुभ परिणाम यही हुआ कि आपके सम्मान और प्रभाव आमदनी में इजाफा हुआ है। अगर मेरे साथ भी आप वही चाल चल रहे हों तो मैं आपकी खातिर करने को तैयार हूँ। रुपये ना दूंगा क्योंकि वह रिश्वत है, आपकी पत्नी जी के लिए कोई आभूषण बनवा दूंगा। है मंजूर? अब मैं आपसे सत्य कहता हूँ कि आपको जो संवाद मिला वह गलत है, मगर यह भी कह देना चाहता हूँ कि अपने और सभी भाइयों की तरह मैं भी असामियों से जुर्माना लेता हूँ और साल में 10-5 हज़ार रुपये मेरे हाथ लग जाते हैं। और अगर आप मेरे मुंह से यह कौर छीनना चाहेंगे तो आप घाटे में रहेंगे। आप भी संसार में सुख से रहना चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ। इससे क्या फ़ायदा कि आप न्याय और कर्तव्य का ढोंग रचकर मुझे भी जेरबार करें, खुद भी जेरबार हो। दिल की बात कहिए, मैं आपका बैरी नहीं हूँ। आपके साथ कितनी ही एक बार मौके में मेज़ पर खा चुका हूँ, एक बार एक चौके में मेज़ पर खा चुका हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि आप तकलीफ़ में हैं। आपकी हालत शायद मेरी हालत से भी ख़राब हो। हाँ, अगर आपने हरिश्चंद्र बनने की कसम खा ली है तो आपकी खुशी में चलता हूँ। तो देखिए पूरे आदर्श और पूरे इस तरह की आपको राय साहब में क्या है, वक्तृत्व कला के धनी थे, अच्छे वक्ता थे, तो इस प्रकार की बातों से वो किसी भी आदमी को फांस लेते थे। राय साहब कुर्सी से उठ खड़े हुए और या ओंकारनाथ जी की पत्नी तो आपको पता है रूठी बैठी ही है, और राय साहब ने पत्नी के लिए आभूषण की बात कही है, तो अब वो क्या है बिल्कुल द्वंद्व में पड़ जाते हैं। और ओंकारनाथ ने उनका हाथ पकड़कर संधि भाव से कहा, नहीं नहीं, अभी आपको बैठना पड़ेगा। मैं अपनी पोजीशन साफ कर देना चाहता हूँ। आपने मेरे साथ जो सुलूक किए उनके लिए मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन यहाँ सिद्धांत की बात आ गई और आप जानते हैं सिद्धांत प्राणों से भी प्यारे होते हैं। राय साहब कुर्सी पर बैठकर जरा मीठे स्वर में बोले, अच्छा भाई जो चाहे लिखो, मैं तुम्हारे सिद्धांत को तोड़ना नहीं चाहता। और तो क्या होगा, बदनामी होगी। हाँ, कहाँ तक नाम के पीछे मरूं? कौन ऐसा ताल्लुकेदार है जो असामियों को थोड़ा बहुत नहीं सताता? कुत्ता हड्डी की रखवाली करे तो खाए क्या? मैं इतना ही कर सकता हूँ कि आगे आपको इस तरह की कोई शिकायत ना मिलेगी। अगर आपको मुझ पर कुछ विश्वास है तो इस बार क्षमा कीजिए। किसी दूसरे संपादक से मैं इस तरह की खुशामद ना करता, उसे सरे बाजार पिटवाता, लेकिन मुझसे आपकी दोस्ती है इसलिए दबना ही पड़ेगा। यह समाचार पत्रों का युग है, सरकार तक उनसे डरती है, मेरी हस्ती क्या? आप जिसे चाहे बना दें। खैर, यह झगड़ा खत्म कीजिए। कहिए आजकल पत्र की क्या दशा है? तो ये कथन है, आपसे क्या है पूछा जा सकता है, किसका कथन है कि सरकार तक उनसे यह समाचार पत्रों का युग है। ओंकारनाथ ने अनिच्छा के भाव से कहा, किसी न किसी तरह काम चल जाता है, वर्तमान परिस्थिति में इससे अधिक आशा नहीं रखता। मैं इस तरफ धन और भोग की लालसा लेकर नहीं आया था, इसलिए मुझे शिकायत नहीं है। मैं जनता की सेवा करने आया था और वह यथाशक्ति किए जाता हूँ। राष्ट्र का कल्याण हो, यही मेरी कामना है। एक व्यक्ति के सुख दुख का कोई मूल्य नहीं। राय साहब ने जरा और सहृदय होकर कहा, यह सब ठीक है भाई साहब, लेकिन सेवा करने के लिए भी जीना जरूरी है। आर्थिक चिंताओं में आप एकाग्रचित्त होकर सेवा भी नहीं कर सकते। क्या ग्राहक संख्या बिल्कुल नहीं बढ़ रही है? बात यह है कि मैं अपने पत्र का आदर्श गिराना नहीं चाहता। अगर मैं आज सिने मास्टरों के चित्र और चरित्र छापने लगूं तो मेरे ग्राहक बढ़ सकते हैं, लेकिन आपने भी वह नीति अपनी तो वह नीति नहीं। और भी कितने ही ऐसे हथकंडे हैं जिनसे पत्रों द्वारा धन कमाया जा सकता है, लेकिन मैं उन्हें गर्हित समझता हूँ। इसी का यह फल है कि आज आपको इतना सम्मान है। मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूँ, मालूम नहीं आप उसे स्वीकार करेंगे या नहीं। आप मेरी ओर से 100 आदमियों के नाम फ्री जारी कर दीजिए, चंदा मैं दे दूंगा।
ओंकारनाथ ने कृतज्ञता से सिर झुकाकर कहा, मैं धन्यवाद के साथ आपका दान स्वीकार करता हूँ। खेद यही है कि पत्रों की ओर से जनता कितनी उदासीन है। स्कूल और कॉलेजों और मंदिरों के लिए धन की कमी नहीं है, पर आज तक एक भी ऐसा दानी न निकला जो पत्रों के प्रचार के लिए दान देता। हालांकि जन शिक्षा का उद्देश्य जितने कम खर्च में पत्रों से पूरा हो सकता है, किसी तरह नहीं हो सकता। जैसे शिक्षालयों को संस्थाओं द्वारा सहायता मिल जाती है, ऐसे ही अगर पत्रकारों को मिलने लगे तो इन विचारों को अपना जितना समय और स्थान विज्ञापनों की भेंट करना पड़ता है, वह क्यों करना पड़े। मैं आपका बड़ा अनुग्रहित हूँ। राय साहब विदा हो गए। ओंकारनाथ के मुख पर प्रसन्नता की झलक ना थी। राय साहब ने किसी तरह शर्त ना की थी, कोई बंधन ना लगाया था, पर ओंकारनाथ आज इतनी करारी फटकार पाकर भी इस दान को अस्वीकार न कर सके। परिस्थिति ऐसी आ पड़ी थी कि उन्हें उबरने का कोई उपाय ही न सूझ रहा था। प्रेस के कर्मचारियों का 3 महीने का वेतन बाकी पड़ा हुआ था। कागज वाले के 1000 से ऊपर आ रहे थे। यही क्या कम था, उन्हें हाथ नहीं फैलाना पड़ा। उनकी स्त्री गोमती, तो देखिए ओंकारनाथ की स्त्री का क्या है नाम, गोमती है। तो उनकी स्त्री गोमती ने आकर विद्रोह के स्वर में कहा, अभी भोजन का समय नहीं आया और यह भी कोई नियम है, जब तक एक न बज जाए जगह से न उठो, कब तक कोई चूल्हा गोरता रहे। ओंकारनाथ ने दुखी आंखों से पत्नी की ओर देखा। गोमती का विद्रोह उड़ गया। वह उनकी कठिनाइयों को समझती थी। दूसरी महिलाओं को वस्त्राभूषण देखकर कभी कभी उसके मन में विद्रोह के भाव जग उठते थे और वह पति को 2-4 जली कटी सुना जाती थी, पर वास्तव में यह क्रोध उनके प्रति नहीं, अपने दुर्भाग्य के प्रति था और इसकी थोड़ी सी आंच अनायास ही ओंकारनाथ तक पहुंच जाती थी। वह उनका तपस्वी जीवन देखकर मन में कुढ़ती थी और उनसे सहानुभूति भी रखती थी, बस उन्हें थोड़ा सा सनकी समझती थी। उनका उदास मुंह देखकर पूछा, क्यों उदास हो, पेट में कुछ गड़बड़ है क्या। ओंकारनाथ को मुस्कुराना पड़ा। कौन उदास है मैं, मुझे तो आज जितनी खुशी है उतनी अपने विवाह के दिन भी ना हुई थी। आज सवेरे 1500 की बोहनी हुई किसी भाग्यवान का मुंह देखा था। गोमती को विश्वास न आया, बोली, झूठे हो, तुम्हें 1500 कहाँ मिल जाते हैं, 15 रुपये कहो, मान लेती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारे सिर की कसम, 1500 मारे अभी राय साहब आए थे, 100 ग्राहकों का चंदा अपनी तरफ से देने का वचन दे गए हैं। गोमती का चेहरा उतर गया, तो मिल चुके। नहीं राय साहब वादे के पक्के हैं। मैं किसी ताल्लुकेदार को वादे का पक्का देखा ही नहीं। दादा एक ताल्लुकेदार के नौकर थे, साल साल भर तलब नहीं मिलती थी, उसे छोड़कर दूसरे की नौकरी की। उसने 2 साल तक एक पाई ना दी। एक बार दादा गर्म पड़े तो मार कर भगा दिया। इनके बातों का कोई करार नहीं। मैं आज ही बिल भेजता हूँ, भेजा करो, कह देंगे कल आना। कल अपने इलाके में चले जाएंगे, 3 महीने में लौटेंगे। ओंकारनाथ संशय में पड़ गए। ठीक तो है, कहीं राय साहब पीछे से मुकर गए तो वह क्या कर लेंगे। फिर भी दिल मजबूत करके कहा, ऐसा नहीं हो सका। कम से कम राय साहब को मैं इतना धोखेबाज नहीं समझता। मेरे उनके यहाँ कुछ बाकी नहीं है मेरा उनके यहाँ कुछ बाकी नहीं है। गोमती ने उसी संदेह के भाव से कहा, इसी से तो मैं तुम्हें बुद्धू कहती हूँ। जरा किसी ने सहानुभूति दिखाई तो तुम फूल उठे। ये मोटे रईस हैं, इनके पेट में ऐसे कितने वादे हजम हो सकते हैं जितने वादे करते हैं। अगर यह सब पूरा करने लगें तो भीख मांगने की नौबत आ जाए। मेरे गांव के ठाकुर साहब तो 2-2, 3-3 साल तक बनियों का हिसाब ना करते थे। नौकरों का हिसाब तो नाम के लिए देते थे। साल भर काम लिया, जब नौकर ने वेतन मांगा, मार कर निकाल दिया। कई बार इसी नादिन नादिनदेही में नादिनदेही में स्कूल से उनके लड़कों के नाम कट गए। आखिर उन्होंने लड़कों को घर बुला लिया। एक बार रेल का टिकट उधार मांगा था। यह राय साहब भी तो उसी के भाई बंद हैं। चलो भोजन करो और चक्की पीसो। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, यह समझ लो कि ये बड़े आदमी तुम्हें फटकारते रहें वही अच्छा है। यह तुम्हें 1 पैसा देंगे तो उसका चौगुना अपने असामियों से वसूल कर लेंगे। अभी उनके विषय में जो कुछ चाहते हो लिखते रहो, तब तो ठाकुर सुहाती ही कहनी पड़ेगी। पंडित जी भोजन कर रहे थे, पर कौर मुंह में फंसा हुआ जान पड़ता था। आखिर बिना दिल का बोझ हल्का किए भोजन करना कठिन हो गया। बोले, अगर रुपए न दिए तो ऐसी खबर लूंगा कि याद करेंगे। उनकी चोटी मेरे हाथ में है। गांव के लोग झूठी खबर नहीं दे सकते। सच्ची खबर देते तो उनकी जान निकलती है। झूठी खबर क्या देंगे। राय साहब के खिलाफ एक रिपोर्ट मेरे पास आई है, छाप दूं, बच्चा को घर से निकलना मुश्किल हो जाए। मुझे यह खैरात नहीं दे रहे हैं, बड़े दबसट में पड़कर इसी राह पर आए हैं।
पहले धमकियां दिखा रहे थे, जब देखा इससे काम न चलेगा तो यह चारा फेंका। मैंने भी सोचा एक इनके ठीक हो जाने से तो देश से अन्याय मिटा जाता नहीं, फिर क्यों ना इस दान को स्वीकार कर लूं। मैं अपने आदर्श से गिर गया हूं जरूर, लेकिन इतने पर भी राय साहब ने दगा की तो मैं सतत शठता पर उतर आऊंगा। जो गरीबों को लूटता है उसको लूटने के लिए अपनी आत्मा को बहुत समझाना ना पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, अपना 16वां भाग है, जहाँ पर जो होरी के डांड की बात है वो राय साहब तक पहुंचती है। राय साहब नोखीराम को तलब करते हैं, नोखीराम से कहते हैं कि भाई मुझको बताए बिना इस तरह कैसे डांड लग गया, अब तक जो भी लगाया उसको तुम मेरे पास में पहुंचवा दो। और जब नोखीराम पटेश्वरी दातादीन चक्कर में पड़ते हैं तो वो सोचते हैं क्यों ना एक इस प्रकार का पत्र हम लिख करके गुप्त नाम से और संपादक जी के नाम पहुंचा दिया जाए, और जब निकलेगा तब इनकी बड़ी बेइज्जती होगी। इस प्रकार पहुंच जाते हैं, और जब ओंकार नाथ के पास पत्र पहुंचता है तो वो भी राय साहब के पास में पहुंचा देते हैं। राय साहब मिलने आते हैं और कहते हैं कि भाई आप मेरे मित्र हैं, इस तरह की बातें मत लिखिए। लेकिन पहले तो ओंकार नाथ जी कहते हैं कि मैं सिद्धांतवादी हूँ और मैं ये काम करके रहूँगा, ये यदि बात सच निकली तो मुझे छापनी पड़ेगी। फिर राय साहब बड़ा लंबा चौड़ा है वो व्याख्यान देते हैं, कहते हैं कि भाई आपने मेरे साथ में क्या है बहुत सारे रुपए लिए हैं, चंदा दिया है, आप अपनी बही में देखिए कितने रुपए हो गए, और अभी मैं आपके लिए वैसे रिश्वत तो नहीं दे सकता, लेकिन आपके लिए क्या कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत मैं चंदा दे सकता हूँ। 100 प्रतियाँ आप इस तरह मेरे लोगों को पहुँचा दिए, उसकी मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा आपकी पत्नी के लिए कोई मैं आभूषण बना दूँ। तो इन बातों से क्या है, क्योंकि ओंकार नाथ जी भी परेशान थे, उनकी पत्नी भी वस्त्र आभूषणों को देख करके मांग किया करती थी, बराबर विद्रोह किया करती थी। इन बातों को देख करके वो क्या है पसीज जाते हैं, और वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार राय साहब के चले जाने के बाद में उनकी पत्नी आती है, और उनकी पत्नी का नाम है गोमती, और गोमती आकर कहती है कि क्या हुआ, आज भोजन नहीं करोगे। वो कहती है कि भाई आज तो मुझे बैठे बैठाए क्या मिल गई, 1500 की रकम मिल गई। कि कौन आया, कि राय साहब आए थे, कि दे गए कि नहीं दे गए, वादा कर गए। तो अब वो कहती है कि ऐसे ठाकरों का कोई वादा नहीं है, और ऐसे तो कितने कितने इनके वादे इनके पेट में हजम हो जाते हैं, यदि हर एक वादा ये पूरा करने लगें तो इनका क्या है जीना ही मुश्किल हो जाए। तो वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात करी तो मैं ऐसी इसकी खबर लूँगा कि इसका निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार की ये बातें करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।